हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9 से स्पर्श बुक का चैप्टर 4 वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। आइए शुरू करते हैं चैप्टर। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इसमें चंद्रशेखर वेंकट रमन क्या बताना चाह रहे हैं, वो यह कह रहे हैं कि समुद्र का जो नीला रंग है, जो उसकी आभा है, उसको इतने ही सदियों से लोग देखते आ रहे थे और उसके नीले रंग को किसी ने भी इसको जानने की कोशिश ही नहीं की कि समुद्र का नीला रंग क्यों है। तो इस नीले रंग के रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष कौन उपस्थित हुए थे? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने क्या किया? बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। कहाँ गए थे ये? समुद्री यात्रा पर गए हैं। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारा, यानी समुद्र को देख रहे हैं। वो प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था, यानी वो नेचर से बहुत प्यार करते थे। और जो प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था, वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते, यानी समुद्र के नीले रंग में वह घंटों तक निहारते रहते और उसे देखते रहते। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। यानी वो केवल एक ऐसी नॉर्मल इंसानों की तरह ही नहीं उस नीले रंग को देख रहे कि भाई हाँ उन्हें अच्छा लग रहा है। उनके अंदर क्या था? एक वैज्ञानिक था जिसकी जिज्ञासा भी उतनी ही तीव्र थी उस चीज को जानने की कि समुद्र का पानी नीला क्यों है। यह जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्यात बन गए। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1988 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। गणित और भौतिक पढ़ाते थे, यानी गणित और विज्ञान। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफी ऊंचे अंक हासिल किए। रामन का मस्तिष्क, यानी उनका जो दिमाग था, विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। अपने कॉलेज के जमाने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था, यानी उन्होंने बचपन से ही जो ये इस विज्ञान में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी और अपने कॉलेज के जमाने से ही उन्होंने शोध कार्यों यानी रिसर्च करने में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। उनके जो दिल की इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों यानी रिसर्चों को ही समर्पित कर दें, मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। तैनाती यानी तबादला, पोस्टिंग कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा,
रुझान यानी अपना इंटरेस्ट जो उनका था, दिलचस्पी किसमें, उसको बनाए रखा। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहु बाजार आते, जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास संसाधनों का नितांत अभाव था। यानी इस संस्था का उद्देश्य जो था वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, पर क्या था, अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव होना, यानी जो साइंस में जिन चीजों की और लैब में जरूरत होती है उन सब चीजों का पूरा ना होना, उनकी कमी होना। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते, यानी कि जो कुछ भी होता था प्रयोगशाला में इस्तेमाल करने के लिए, अपने प्रैक्टिकल को पूरा करने के लिए, तो वो जैसे तैसे कर लेते थे। यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था। हठ योग मतलब एक हठ होना, यानी किसी चीज को निश्चय कर लेना कि इस चीज को मैं करके ही रहूंगा। एक हठ होना जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहु बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के प्रयास करता। समृद्ध मीन्स उसको अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रयास करता। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। वाद्य यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक के। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, यानी उन पर भी उन्होंने क्या किया था, रिसर्च करना शुरू कर दिया, जिनमें देसी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। यानी कि जो बाहर के जो लोग होते हैं आउट ऑफ इंडिया, यानी भारत के विदेशी जो लोग होते हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे उस पर भी रिसर्च किया, और जो हमारे भारत देश में जो यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट उस पर भी उन्होंने अपना रिसर्च शुरू किया। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान, यानी रिसर्च के दौरान, उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चेलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य यंत्र आए, वहीं वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया हैं। यानी विदेशी यंत्र वो अपने बहुत बढ़िया और अच्छे बताते थे, और हमारे हिंदुस्तान के जो वाद्य यंत्र होते थे उन्हें क्या बोलते थे, घटिया। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था, यानी कि उनकी जो पोस्ट थी किसी और की, उनका जो नया प्रोफेसर था आया था विश्वविद्यालय में, तो उनका क्या नाम था, मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष उनके सामने प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर ले। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह, यानी उनको बहुत अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती थी और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थी। यानी उनको अपनी नौकरी जो सरकारी नौकरी जो मिली हुई थी उन्हें, उनकी तनख्वाह भी बहुत बढ़िया थी, और उसके साथ जो उनके साथ सरकारी गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं उनको फैसिलिटी भी दी जाती है, वो भी उनको फ्री में दी जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं, उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़
सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल यानी पढ़ाई के जो माहौल था में वे अपना पूरा समय अध्यापन और शोध में बिताने लगे, यानी अपना अध्ययन शुरू कर रखा उन्होंने। शोध में जो भी रिसर्च था वो भी उन्होंने उसमें करते रहे। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। रामन ने अनेक ठोस द्रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। ठोस यानी सॉलिड, द्रवों यानी जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उन पर क्या किया, उन पर प्रकाश की किरणें के प्रभाव का अध्ययन किया। यानी जब एक सॉलिड चीज पर प्रकाश पड़ता है और एक लिक्विड चीज पर प्रकाश पड़ता है तो उसका क्या मतलब उस चीज का क्या सोल्यूशन निकल के आता है, इस पे उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है, यानी एक सॉलिड और एक लिक्विड चीज पर जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियां प्रकाश के वर्ण यानी रंग में बदलाव लाती हैं। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है, यानी पर्पल बैंगनी रंग जो होता है। बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस द्रवों के गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक परिमाण मिल गया। आइंस्टाइन के पूर्ववर्तीय वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें फोटोन नाम दिया। रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था, यानी रेडिएशन जो लाइट्स की होती है उस चीज का सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्षीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया है।
रामन प्रभाव की खोज में रामन को विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लगी रही। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोमन का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्होंने अधिकांश सम्मान और दौर में मिले। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्म सम्मान और आत्मविश्वास दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा, यानी सबसे सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहां उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक आयोजक ने परिहास यानी उनके ऊपर अपना मजाक या हंसते हुए कहा कि मैं उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आहदित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों? रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोधपत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्होंने अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा। यानी कि जो ऐसा लैब जहां पर जो उनको रिसर्च करने होते थे, लेकिन रिसर्च को पूरा करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती थी उन चीजों की वहां पर कमी थी, तो उस पर भी उन्होंने अपना काफी संघर्ष उनको करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला, यानी जिस प्रयोगशाला में सारी चीजें अवेलेबल हों, मतलब मौजूद हों, और शोध संस्था की स्थापना की जाए। यानी उन्होंने क्या किया था, शोध जहाँ पे इस प्रैक्टिस को करने की संस्था की स्थापना की, जो कहाँ थी, बेंगलोर में स्थित है, और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नाम शोध पत्रिका प्रारंभ की। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफी अच्छा काम किया। उन्हीं में कोई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात मूर्ति थे। उन्होंने हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही
विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें, तभी तो उन्होंने संगीत के सुरताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं। यानी हमारे आसपास इतनी चीजें हैं, प्रकृति ने इतना कुछ अपने अंदर समेट रखा है कि जिसका आप लोगों को उनको ढूंढा भी नहीं जा सकता। और अगर आप उसे ढूंढने निकलोगे तो आपको एक नई जो साइंस में एक नई टेक्नोलॉजी या अपने देश के लिए कुछ नई चीजें करना, आपको प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीजें वैसी मिलेंगी जिसको आप जानने की रुचि रखोगे तो वो आपके सामने आ जाएगी और उसको अपनी तलाश का जो एक पात्र है यानी एक जगह है उसको वो जगह मिल जाएगी। तो जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की, क्योंकि जब उन्होंने इंटरेस्ट रखा था कि भी पानी नीला होता है तो क्यों होता है, उन्हें थी दिलचस्पी की इस चीज को मुझे क्लियरिफाई करना है कि भाई क्यों होता है। तो प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की यानी उसको भेदने की, कि प्रकृति ने अपने अंदर जो रहस्य छिपा रखे हैं उन नजरों की कि आप उसको किस तरह से भेदेंगे और कैसे पता लगाएंगे कि इस प्रकृति में क्या क्या विद्यमान है, यानी क्या क्या चीजें अभी तक मौजूद हैं। ओके बच्चों, हमने आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करूंगी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।